गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अजमेर के चौहान वंश में आगे बढ़ेंगे पिछली क्लास से, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिनका जो कालक्रम है उसको अपन को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कालक्रम को वैसे मैं लिखा देता हूँ 1158 से 63। इसमें पूछे जाने की स्थिति नहीं बनती है। अब इसमें अपन देखते हैं कि एक इतिहासकार हुए अपने दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने माना है, इनके अनुसार जो है विग्रहराज का जो कालक्रम था ना, विग्रहराज चतुर्थ का, वो स्वर्ण काल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। अजमेर में चौहान वंश का शासनकाल था। स्वर्ण काल था इनका शासन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दशरथ शर्मा के अनुसार जो है विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है वो अजमेर में चौहान वंश का क्या है, स्वर्ण काल था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक किताब है ललित विग्रहराज। इस ललित विग्रहराज किताब के अनुसार इन्होंने क्या है, गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था। गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ललित विग्रहराज के अनुसार इन्होंने किस शासक को हराया था, गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था। और इसने गुजरात में कुमारपाल चालुक्य को भी हराया था। एक गुजरात के शासक थे, गुजरात के शासक जो चालुक्य वंश के थे, कुमारपाल, उसको भी हराया था इसने। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन ने इनके बारे में 3 फैक्ट मुख्य रूप से ध्यान रखे कि इन्होंने दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। दूसरा, ललित विग्रहराज ग्रंथ के अनुसार गजनी के शासक थे खुसरो शाह, उसको इसने हराया था। और एक गुजरात के चालू के शासक थे कुमारपाल, उसको भी इन्होंने हराया था। अब आगे देखते हैं अपन। एक बिजोलिया अभिलेख है, उसके अनुसार दिल्ली के तोमर वंश के राजाओं को भी इसने हराया था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार दिल्ली के तोमर वंश के राजाओं को भी इसने हराया था। तोमर वंश के राजाओं को भी इसने हराया था। तो ये विग्रहराज चतुर्थ के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। इसने दिल्ली के जो है तोमर वंश के राजाओं को हराया था और उन्हें अपना सामंत बना लिया था। और सामंत बना लिया था, ये भी ध्यान रखना है। सामंत बना लिया था, ये ध्यान रखना है आपको कि दिल्ली के तोमर वंश के राजाओं को इसने हरा दिया था और उनको क्या है, अपना सामंत बना लिया था। और दिल्ली में इसने एक शिवालिक स्तंभ अभिलेख लगवाया था। ये फैक्ट ध्यान रखना है। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था। शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था इसने। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख के चलना है।
ये जो अभिलेख है, ये शिवालिक स्तंभ अभिलेख, ये दिल्ली में अशोक के टोपरा अभिलेख के नीचे लगा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना, अशोक का जो दिल्ली का टोपरा अभिलेख है उसके पीछे नीचे, ठीक नीचे लिखा हुआ है। और ये टोपरा अभिलेख जो है हरियाणा के अंदर मिला था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर मिला था? हरियाणा के अंदर मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख के नीचे लगा हुआ है शिवालिक स्तंभ लेख, जो किसने लगवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने लगवाया था। इसने बिसलपुर टोंक की स्थापना भी की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर, जो टोंक जिले के अंदर है, उसकी स्थापना करी थी इसने। बिसलपुर टोंक की स्थापना करी थी। इसके अलावा इसने यहाँ पर तालाब और शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पर तालाब और शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस तरीके से अपन ने देखा कि विग्रहराज चतुर्थ ने क्या क्या किए। बीजोले अभिलेख के अनुसार इसने दिल्ली के तोमर वंश के राजाओं को हराया था और उनको अपना सामंत बना लिया था। नंबर 1 फैक्ट ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था। और ये शिवालिक स्तंभ लेख जो है अशोक का जो दिल्ली का टोपरा अभिलेख है, जो उसने हरियाणा से लेकर आया था, उसके जस्ट नीचे लगा हुआ है। फिर उसके बाद में एक फैक्ट ध्यान रखना है, इसने बिसलपुर टोंक की भी स्थापना करी थी और यहाँ पर एक तालाब और शिव मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। अब आगे देखते हैं। इसने हरिकेली नामक नाटक लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नामक नाटक लिखा था इसने। हरिकेली नामक एक नाटक इसने लिखा था। और ये जो हरिकेली नाटक है, ये जो नाटक है, ये भारवी की किरारता जूनियम, एक राइटर है भारवी के किरारता जूनियम पर आधारित है। भारवी के ग्रंथ का नाम है किरारता जूनियम और इस पर यह आधारित माना जाता है। एक व्यक्ति और वे धर्म घोष सूरी, इनके कहने पर इसने धर्म घोष सूरी के कहने पर इन्होंने एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगा दी थी। पशुवध पर रोक लगा दी थी विग्रहराज चतुर्थ ने। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि पशुवध पर रोक लगाने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये विग्रहराज चतुर्थ है और इन्होंने किसके कहने पर लगाई थी? धर्मघोष सूरी के। इन्होंने अजमेर के अंदर सरस्वती कंठाभरण एक पाठशाला की स्थापना करी थी। अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की स्थापना करी। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की इन्होंने स्थापना करी और इसी पाठशाला की दीवारों पर, और ये जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला है ना, इसकी दीवारों पर हरिकेली और ललित विग्रहराज की पंक्तियां लिखी हुई है।
ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती कंठाभरण जो पाठशाला है उसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक और ललित विग्रहराज जो नाटक है इनकी कुछ पंक्तियाँ वहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि इसने विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखवा है और ये हरिकेली नाटक जो है ये भारवी की किताब है किरातार्जुनीयम, उस पर आधारित है। दूसरा है धर्मघोष सूर्य एक व्यक्ति हुए हैं, इनके कहने पर इन्होंने एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगा दी थी, पशुवध पर रोक लगा दी थी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इन्होंने अजमेर के अंदर सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की स्थापना करी और इसी पाठशाला की दीवारों पर विग्रहराज, ललित विग्रहराज और हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया और इसे एक मस्जिद में बदल दिया और उस मस्जिद का नाम था 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो लिखते हैं अपन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया, पाठशाला को तोड़कर उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस मस्जिद के पास क्या है, पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। यह 2.5 दिन की का जो झोंपड़ा है, ये जो मस्जिद है इसके पास पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स मतलब मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का क्या है, यहाँ पर एक उर्स लगता है। अब अपन देखते हैं विग्रहराज के दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वान में नंबर 1 व्यक्ति हैं अपने सोमदेव। और इनकी किताब का नाम है ललित विग्रहराज, जिसका जिक्र अपन ने भी किया था ना, वही किताब है ललित विग्रहराज, इनकी किताब का नाम है। इस पुस्तक में क्या है, विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी है। ललित विग्रहराज जो किताब है ना, उसके अंदर विग्रहराज और देसल देवी जो इनकी रानी थी, इनकी प्रेम कहानी है। ये आपको ध्यान रखना है। ललित विग्रहराज के अंदर क्या मिलती है, विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी मिलती है। इनको जो है उपाधि मिली हुई थी बीसल देव की, कवि बंधु की, और कवि बांधव भी इनको बोलते हैं। विग्रहराज की उपाधियां देखते हैं अपन। तीन उपाधियां थी इनके पास, एक तो बीसल देव, दूसरी कवि बंधु। ये कवि बंधु की जो उपाधि थी ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार थी। पृथ्वीराज विजय के बारे में आप जानते हो, इसके राइटर कौन थे, जयानक, ये ध्यान रखना है। और एक कवि बांधव भी इनको बोला जाता है। कवि बंधु तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार थे, कवि बांधव जो है जयानक भट्ट के अनुसार थे। ये उपाधि इनको मिली हुई थी। इस तरीके से अपन ने इनको देखा। अब आगे देखते हैं, एक और व्यक्ति हुए हैं किलहोर्न, और इन्होंने विग्रहराज की तुलना जो है कालिदास और भवभूति से की है। एक फैक्ट ध्यान रखना, किलहोर्न ने विग्रहराज की तुलना कालिदास और भवभूति से की है।
कालिदास और भवभूति से इन्होंने इसकी तुलना करी है। इफेक्ट अपन को ध्यान रखना है। इस तरीके से अपना जो विग्रहराज चतुर्थ है उसका शासनकाल जो है समाप्त होता है। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है? कालिदास और भवभूति से की। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक शासक हुए थे अपर गांगेय, नाम लिख लेते हैं खाली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अपर गांगेय, इसमें कुछ खास नहीं है। इन अपर गांगेय को क्या है? पृथ्वीराज द्वितीय ने हटा दिया था। इनको पृथ्वीराज द्वितीय ने हटा दिया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं अपन पृथ्वीराज द्वितीय पर। अगला शासक अपना पृथ्वीराज द्वितीय। और इस पृथ्वीराज द्वितीय के अंदर अपन देखना है कि इसने हांसी हरियाणा में महल का निर्माण करवाया था और अपने मामा गुहिल कल्हण की नियुक्ति की थी। वहाँ पर इसने हांसी जो हरियाणा में है एक महल का निर्माण करवाया था और इस महल के अंदर इसने क्या है? इस महल की सुरक्षा के लिए अपने जो मामा थे गुहिल वंश के जो कल्हण थे उनको रखा था। मामा गुहिल कल्हण, अपने मामा गुहिल कल्हण को इसने क्या है? नियुक्ति की थी। इसमें अपने मामा गुहिल कल्हण की इसने यहाँ पर नियुक्ति कर दी थी। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने हांसी हरियाणा में एक महल का निर्माण करवाया था और इसने गुहिल कल्हण की नियुक्ति यहाँ पर की थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हांसी अभिलेख है 1167 ईस्वी का। हांसी अभिलेख, और ये कब का है? 1167 ईस्वी का है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख में ये महल, ये जो अभिलेख है रूठी रानी मंदिर में लगा हुआ है। रूठी रानी मंदिर, रूठी रानी मंदिर है एक, जो एक शिव मंदिर है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके अंदर क्या है? धोड़ जो भीलवाड़ा के अभिलेख के अनुसार इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। इसके अनुसार इसने अपना राज्य क्या है? बाहुबल से प्राप्त किया था। बाहुबल से राज्य प्राप्त किया था, ऐसा विवरण अपन को मिलता है। इस अभिलेख में रानी का नाम सुहाव देवी था। इस अभिलेख में रानी का नाम जो है सुहाव देवी था। हालांकि इतना गहराई में पूछेगा नहीं आपसे किसी एग्जाम में। सुहाव देवी था इसमें रानी का नाम, भी ध्यान रखना है। इसने मैनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसने क्या किया था? मैनाल में सुहेश्वर मंदिर, जो एक तरीके से शिव मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था सुहाव देवी ने। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन ने पृथ्वीराज द्वितीय को भी पढ़ लिया। इसके बारे में अब हाँ से अभिलेख देख लेना 1167 ईस्वी का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखना है। अब आगे चलते हैं अपन सोमेश्वर। अगला शासक अपना सोमेश्वर। इस सोमेश्वर के बारे में कहा जाता है कि इसका अधिकांश समय जो है गुजरात में बीता था, पहली चीज़ तो। और इसने कुमारपाल के शत्रु जो थे कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। इसका अधिकांश समय पूछ लिया जा सकता है, वैसे अधिकांश समय गुजरात में बीता। एक तो इसका अधिकांश समय गुजरात में बीता, दूसरा इसने कुमारपाल के शत्रु जो थे कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन, कुमारपाल के शत्रु जो कोंकण के राजा थे,
कोंकण के राजा थे मल्लिकार्जुन, उनको हराया था। मल्लिकार्जुन को हराया था इसने, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसने रानी कर्पूरी देवी, इनकी रानी जो थी कर्पूरी देवी थी, ये भी ध्यान रखना है। सोमेश्वर की रानी जो है कर्पूरी देवी, और एक कर्पूरी देवी जो है चेदी के राजा अचलराज कलचुरी की पुत्री थी। चेदी के राजा अचलराज कलचुरी की पुत्री थी, ये ध्यान रखना है। चेदी के राजा अचलराज कलचुरी की पुत्री थी ये आपको ध्यान रखना है। सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखना है। इसने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था इसने, मंदिर का निर्माण करवाया था, और इस मंदिर में इसने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई थी। इस वैद्यनाथ मंदिर में ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां लगवाई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो सोमेश्वर के बारे में इसने अधिकांश समय गुजरात में बिताया। इसने कुमारपाल के जो शत्रु थे मल्लिकार्जुन, उनको हराया था। इनकी रानी का नाम कर्पूरी देवी था, जो चेदी के राजा अचलराज कलचुरी की पुत्री थी, और अजमेर में इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, और इस मंदिर में इसने ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियाँ स्थापित की थी। अब आगे देखते हैं। इसने अजमेर में अपनी और अपने पिता अरुणराज की मूर्ति भी लगवाई थी, ये भी ध्यान रख लेना। अजमेर में अपनी व अपने पिता की मूर्ति भी लगवाई थी। ठीक है। इसके अलावा इसकी उपाधि थी एक प्रताप लंकेश्वर, ये आपको ध्यान रखना है। उपाधि क्या है इसकी? प्रताप लंकेश्वर, ये इनकी उपाधि है। ये फैक्ट आपको ध्यान रख के चलना है। इसके शासनकाल में बिजोली अभिलेख लगवाया गया था, और इनके शासनकाल में क्या है? बिजोली अभिलेख लगवाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ये सोमेश्वर थे भाई, और सोमेश्वर को अपने पढ़ लिया। अब जो इम्पोर्टेंट राजा है पृथ्वीराज चौहान, उनको अपन पढ़ने जा रहे हैं, और उनको गहराई से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनको अपन पढ़ेंगे, और इनका शासनकाल जो है 1177 से 1192 माना जाता है। 1177 से 1192 माना जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। पिता इनके सोमेश्वर है, माता कर्पूरी देवी है। पिता सोमेश्वर, जिनको अपन ने भी पढ़ा, और माता कर्पूरी देवी, जिनके बारे में अपन ने देखा भी, जो कलचुरी के राजा की पुत्री थी, अचलराज कलचुरी की। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान जो थे 11 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे। अपने यहाँ 11 वर्ष का तो अच्छे ढंग से कपड़े लते भी नहीं धो सकता, पहन भी नहीं सकता, और ये राजा बन गए थे। इन्होंने एक राज चलाया था। इनके जो प्रमुख मंत्री थे उनके बारे में अपन देख लेते हैं।
पृथ्वीराज के प्रमुख मंत्री, पूछ लिया जाता है कभी कभार इनके प्रमुख मंत्री कौन कौन थे। तो एक तो एक कदम्बवास जिनको केमास बोलते हैं, कदम्बवास जिनको केमास भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगले व्यक्ति है भुवनमल, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर के व्यक्ति है स्कंद, वामन और सोड। एक तो स्कंद, वामन और 5 है सोड। स्कंद, वामन और सोड इसके एक तरीके से प्रमुख मंत्री थे। तो आपने देखा कि पिताजी का नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, और 11 साल की उम्र में इन्होंने राजा बन गए थे। प्रमुख मंत्रियों के नाम कदम्बास या केमास, भुवनमल, स्कंद, वामन और सोड इनके प्रमुख मंत्री थे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसने अपने चचेरे भाइयों नागार्जुन और अपर गंगे के विद्रोह को दबाया था। नंबर 1 फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसने यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, इसने अपने चचेरे भाइयों इसके चचेरे भाई थे, चचेरे भाइयों जिनका नाम नागार्जुन और अपर गांगेय था, नागार्जुन और अपर गांगेय के विद्रोह को दबाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन और अपर गांगेय के विद्रोह को इसने दबाया था। नागार्जुन ने जो है गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बना रखा था। जो नागार्जुन था नहीं, ये इसने, इसका मुख्य केंद्र कौन सा था, गुरुग्राम। गुरुग्राम को इसने अपना मुख्य केंद्र बना रखा था, बस ये ध्यान रखना है। 1182 में मथुरा, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में भंडकनक जाति का एक विद्रोह हुआ था, उसको भी दबाया था इन्होंने। 1182 में आगरा, मथुरा, नहीं सॉरी आगरा नहीं, अलवर है, अलवर, भरतपुर और मथुरा ये क्षेत्र था। इसमें भंडानक जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। क्षेत्र में भंडानक जाति के विद्रोह को दबाया था। तो भंडानुका का विद्रोह कब दबाया इन्होंने, 1182 में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो भंडारक कौन से एरिया में रहते हैं, अलवर, भरतपुर और मथुरा क्षेत्र में रहते थे। ये जो जानकारी अपन को जिनपत्ती सूरी की पुस्तकों से प्राप्त होती है, ये भंडानक विद्रोह की जानकारी अपन को कहाँ से प्राप्त होती है, ये जानकारी जिनपत्ती सूरी की पुस्तकों से मिलती है अपन को, वहाँ से अपन को प्राप्त होते हैं कि इसने भंडानुका के विद्रोह को दबाया था। ये जो भंडानक जनजाति है मुख्य रूप से ये पंजाब के सतलज क्षेत्र से आकर के गुरुग्राम, हिसार ये क्षेत्रों में रहने लग गई थी। भंडानक जो जाति है, ये जो जाति है ये मुख्य रूप से पंजाब के सतलज क्षेत्र में रहती थी। कहाँ पर रहती थी, सतलज पंजाब। सतलज पंजाब से ये वहाँ से निकल कर आ गई और ये गुरुग्राम में आकर रहने लग गई। गुरुग्राम हिसार में रहने लग गई है, ये ध्यान रखना है आपको। गुरुग्राम हिसार में आकर रहने लग गई और इसी जनजाति ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को 1182 में इसने दबा दिया था। उसके बाद में अब आगे चलते हैं अपन और एक युद्ध पढ़ते हैं, जिस युद्ध का नाम है महोबा का युद्ध, जिसको दूसरा नाम मिलता है तुमुल का युद्ध। महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध,
महोबा का युद्ध भी मिलता है इसका नाम, और दूसरा नाम मिलता है इसका तुमुल का युद्ध, और 1182 ईस्वी में हुआ था। 1182 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ये परमार्दिदेव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। परमार्दिदेव चंदेल वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो परमार्दिदेव चंदेल जो थे, ये महोबा मध्य प्रदेश के शासक थे। महोबा जो एमपी है वहाँ के शासक थे। इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसका कारण ये था कि परमार्दिदेव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। अगर इस युद्ध के कारण की बात करें अपन, तो परमार्दिदेव ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। मरवा दिया था इसने, इस कारण इनके बीच में युद्ध हुआ था। ये इस युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजेता हुआ। ये विजेता रहा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। विजेता कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इस युद्ध में विजेता रहे, और उसने पंजवन राय को महोबा का शासक नियुक्त कर दिया। और विजेता कौन रहे, इधर देख लेते हैं अपन। विजेता पृथ्वीराज तृतीय रहे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजवन राय को महोबा का शासक बना दिया। पंजवन राय को इन्होंने महोबा का शासक बना दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस परमार्दिदेव के सेनापति थे दो व्यक्ति, जिनका नाम इतिहास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आला और उदल। इस परमार्दिदेव के सेनापतियों के नाम जरूर ध्यान रखना। इसके सेनापति, इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। सेनापतियों के नाम है आल्हा और उदल। ये बहुत फेमस व्यक्ति हुए हैं दोनों, और इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि आला और उदल किसके सेनापति थे, तो परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। अब आगे देखते हैं अपन नागौर का युद्ध देखते हैं 1184 में। नागौर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में। इस युद्ध के बारे में देखते हैं अपन। ये पृथ्वीराज तृतीय और भीमदित्य चालुक्य गुजरात के जो शासक थे, भीमदित्य वर्सेज पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। ये चालुक्य वंशी गुजरात और गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के शासक थे, ये ध्यान रखना है आपको। और इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसका कारण यह था कि दोनों जो शासक थे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इस युद्ध का कारण क्या है? साम्राज्य विस्तार। दोनों के दोनों क्या चाहते थे? दोनों के दोनों अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और दूसरी पुरानी दुश्मनी थी इनकी दोनों के बीच में। पुरानी दुश्मनी भी दोनों राज्यों के बीच में विद्यमान थी, ये चली आ रही थी साल दर साल। तो ये भी इनके बीच में युद्ध का मुख्य कारण हुआ। अब दोनों आबू की जो परमार राजकुमारी थी इच्छनी देवी, उससे विवाह करना चाहते थे। दोनों के दोनों क्या है? आबू की राजकुमारी थी, आबू जो सिरोही के अंदर है, आबू की परमार राजकुमारी थी। भाई प्रेम तो बहुत सारों के गले कटवा देता है। उसका नाम है इच्छनी देवी। इसी प्यार के खातिर इनके बीच में लड़ाई हो गई। और प्यार आजकल तो बहुत सारों को मरवा भी देता है।
देख ही रहे हैं आप, आजकल बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं कि प्यार में किसी ने किसी की जान ले ली। ऐसा हो जाता है कि कोई छोड़ के भी चली जाती हैं। शादीशुदा महिलाओं को भी आजकल प्यार हो जाता है और वो भी छोड़ के चली जाती है, इसलिए चलता रहता है। और इस इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे और दिक्कत ये हो गई कि इस इच्छनी देवी से पृथ्वीराज ने विवाह कर लिया। इसका विवाह किससे हुआ? पृथ्वीराज से इसका विवाह हो गया भाई, ये भी ध्यान रख लेना आप। अब दो प्रेमियों में से एक से विवाह हो जाए, दूसरा फिर ऐसे ही जिएगा तो उसको तो यार मलाल रहेगा ऐसे ही, ठोकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो बड़ा हिसाब हो गया फिर इनका। फिर इसके बाद में एक व्यक्ति आए, जगदेव प्रतिहार, उन्होंने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी। जगदेव प्रतिहार, इनका नाम ध्यान रखना है। जगदेव प्रतिहार ने दोनों शासकों में संधि करवाई। दोनों में संधि करवाई, तो इस व्यक्ति का नाम विशेष रूप से ध्यान रखना, जगदेव प्रतिहार। इन्होंने इन दोनों के बीच में संधि करवाई। ये भीमदित्य का सेनापति था। जगदेव प्रतिहार की पूछ लिया जाए तो भीमदेव दित्य का सेनापति था और इस सेनापति ने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी। अब आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया नागौर के युद्ध के कारण क्या क्या थे, मुख्य कारण थे, इसी को मान सकते हैं। इच्छनी देवी को प्यार के चक्कर में हुई थी लड़ाई, वो तो फालतू की बहाने, पुरानी दुश्मनी और साम्राज्य विस्तार तो नहीं, दुश्मनी तो इसने करवाई थी, इच्छनी देवी ने। अब एक चौहान गढ़वाल विवाद देखते हैं अपन। चौहान गढ़वाल विवाद। चौहान गढ़वाल वंश के बीच में एक विवाद होता है और उस विवाद में क्या होता है, पृथ्वीराज तृतीय तो एक तरफ होता है और जयचंद जो कन्नौज के शासक है वो एक तरफ होते हैं। जयचंद जो कन्नौज के शासक है वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय, ये एक तरफ होते हैं। अब इसके कारणों की तरफ चले तो इसका कारण जो है, इस विवाद का कारण दिल्ली का उत्तराधिकार, ये मुख्य कारणों में से सहायक कारण है। मुख्य कारण था इसमें भी वही प्रेम वाला ही मामला है। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी देव की सहायता कर रहा था। परमार्दी देव जो चंदेल था ना उसकी, ये जयचंद पृथ्वीराज के विरुद्ध परमार्दी देव की सहायता कर रहा था। परमार्दी देव की सहायता कर रहा था, ये भी इसका मुख्य कारण हो गया। और पृथ्वीराज ने क्या किया था, जयचंद की बेटी थी संयोगिता, उसका अपहरण करके विवाह कर लिया था। जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण और विवाह, ये ध्यान रखना है, संयोगिता। और इसका विवाह किससे हो गया, पृथ्वीराज से। हुआ क्या था कि इसकी शादी करने के लिए जयचंद ने एक स्वयंवर रचा था और स्वयंवर के अंदर क्या किया, इसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था और पृथ्वीराज को मूर्ति इसने द्वारपाल के रूप में महल में रखवा दी थी। और इसकी पसंद था, संयोगिता की पसंद पृथ्वीराज था क्योंकि उससे प्यार करती थी। तो उसने सारे राजा महाराजाओं के सामने होकर के माला लेकर के गुजर गई। किसी की राजा महाराजा के गले में इसने वरमाला नहीं डाली और इसने अंत में जाकर के उस मूर्ति के ही गले में वरमाला डाल दी। और जैसे इसने वरमाला डाली उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसको घोड़े पर बिठा करके फुर्र हो जाते हैं। और ये प्रेम कहानी है और इस प्रेम कहानी को दशरथ शर्मा भी स्वीकार करते हैं। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है। क्या अच्छी कहानी है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी किताब के अंदर इसको इस कहानी का विवरण मिलता है जो इन्होंने लिखी है, द अर्ली
चौहान डायनेस्टी। इस किताब के अंदर ऐसा विवरण मिलता है, इस संयोगिता वाले प्रकरण का विवरण अपन को देखने को मिलता है। तो दशरथ शर्मा ने इनके प्यार पर मोहर लगाने का काम कर दिया। अब देखते हैं अपन जो मुख्य युद्ध हुआ वो था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इसको ध्यान में रखना है। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, जो गजनी के शासक थे, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसके कारणों की बात करूं मैं तो कारण देख लेते हैं अपन इसके पहले। पहला कारण है तबरहिंद भटिंडा पर गोरी ने अधिकार कर लिया था। तबरहिंद भटिंडा पर किसने अधिकार कर लिया? पृथ्वीराज के विरुद्ध जाकर के इसने गोरी ने अधिकार कर लिया। इसलिए पहला रीजन तो ये हो गया। और चौहानों और गजनी में, चौहानों और गजनी के शासकों में पुरानी दुश्मनी थी। ये भी इस युद्ध का कारण रही। पहले से ही इनके बीच में दुश्मनी चली आ रही थी। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को हार गया और गोरी इस युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध को जीत गया और गोरी इस युद्ध में हार गया। सॉरी, इस युद्ध में जीता कौन? पृथ्वीराज की हुई। पृथ्वीराज थर्ड इस युद्ध को जीत गया और दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने गोरी को घायल कर दिया था इस युद्ध में। दिल्ली के जो व्यक्ति थे गोविंद राज तोमर, गोविंद राज तोमर ने गोरी को घायल कर दिया था। गोरी को घायल कर दिया था और इस युद्ध में जीत किसकी हो गई? पृथ्वीराज चौहान की हो गई। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इस युद्ध में जब सेना भाग रही थी ना गोरी की, तो इन्होंने सेना का जो है पीछा नहीं किया और ये मस्ती में मशगूल हो गए और उन व्यक्तियों को फिर से संभलने का मौका मिल गया। और फिर अगले ही साल वो वापस से तैयार होकर आते हैं और इनके बीच में हो जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। तो उसको देख लेते हैं अपन। तराइन का दूसरा युद्ध ये 1192 ईस्वी में हुआ था। एक साल बाद में, प्रथम युद्ध के एक साल बाद, वही दोनों के बीच में पृथ्वीराज वर्सेस गोरी। और जीता कौन? ये विजेता ये हो गया भाई, ये आपको ध्यान रखना है। गोरी इसमें विजेता हो गया। ऐसा विवरण मिलता है कि पृथ्वीराज को जो है सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। पृथ्वीराज को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। स्थान कभी कभार पूछा जा सकता है। गिरफ्तार कर लिया गया था इनको और उन्हें मार दिया गया था, ऐसा जिक्र मिलता है। और मार दिया गया था। कुछ ग्रंथ इस चीज़ का विरोध करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसने, एक व्यक्ति हैं जिनमें हसन निज़ामी, उसके अनुसार ऐसा विवरण मिलता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गोरी के दिन शासन किया था।
हसन निजामी मानते हैं पृथ्वीराज ने कुछ दिनों गौरी के अधीन शासन किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है हसन निजामी वाला कि कुछ दिनों तक इसने गौरी के अधीन शासन किया था। और हसन निजामी की पुस्तक है जिसका नाम है ताजुल मासिर। हसन निजामी की किताब का नाम भी ध्यान रखना ना, ताज उल मासिर। ये विवरण इसने कौन सी किताब में लिखा है? हसन निजामी ने ताजुल मासिर के अंदर ऐसा विवरण दिया है। और पृथ्वीराज चौहान की हार के कारणों के बारे में अपन बात करें तो उनको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहला कारण तो है कि पड़ोसी राज्यों के साथ उसके मतभेद थे, बहुत सारे राज्यों के साथ हुए और किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसका साथ नहीं दिया। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, तराइन के प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का मौका दे दिया। सेना का पीछा नहीं किया, उनको मारा नहीं, पूरे को ख़त्म नहीं किया और उनको तैयारी का मौका मिल गया। तीसरा रीजन ये था कि तराइन के युद्ध में जो गौरी की सेना थी वो पृथ्वीराज के मुकाबले ज़्यादा थी और इसके अधिकतर सेनापति जो थे पृथ्वीराज के वो अन्य सीमाओं पर व्यस्त थे। तो ये भी हार का एक कारण हो गया। गौरी जो है एक बहुत अच्छा सेनापति भी था और उसने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। एक ये कारण रहा इसका। मुख्य कारण ये रहा कि तुर्क सेना ने घोड़ों का इस्तेमाल किया और राजपूतों ने हाथियों का किया। तो ज़्यादा स्पीड किन में होती है? घोड़ों में। इस वजह से ये हार गए। तुर्कों ने राजपूतों की अपेक्षा जो है हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, ये भी इसके पीछे का कारण है। इस तरीके से अपन ने इसके कारण देख लिए। अब कारण के बाद में युद्ध के प्रभाव देखने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको लिखना नहीं है किसी एग्ज़ाम के लिए। अब अपन देखते हैं कुछ इसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं पृथ्वीराज चौहान की, उनके बारे में देखते हैं। इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी, कला एवं संस्कृति विभाग। कला और संस्कृति विभाग की इन्होंने क्या है, एक विभाग की स्थापना करी थी, कला और संस्कृति विभाग। पृथ्वीराज चौहान ने कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना करी थी। इस कला एवं संस्कृति विभाग का जो मंत्री था वो इन्होंने पद्मनाभ को बनाया था। इसका मंत्री किसको बनाया था? इन्होंने पद्मनाभ को बनाया था। पद्मनाभ को इन्होंने इसका मंत्री बनाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पद्मनाभ को इन्होंने अपना मंत्री बनाया था उसका। एक इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि में पिथौरागढ़ किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। ये पिथौरागढ़ का किला कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण करवाया था, पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अब इसके दरबारी विद्वानों को देख लेते हैं अपन। पहली चीज़ तो मुख्य रूप से ये है, दरबारी विद्वान कौन कौन थे इसके, जिनके बारे में पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो एक तो चंद्रबरदाई, नंबर एक तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है एक जिनका दूसरा नाम पृथ्वी भट्ट भी मिलता है। ठीक है, और इन्होंने किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इनकी रचना थी। दूसरा व्यक्ति जैनक, दूसरा दरबारी है जैनक। इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय। इनकी किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय, ये इनकी किताब थी। तीसरे व्यक्ति जो हैं वो थे वागीश्वर जनार्दन। वागीश्वर जनार्दन। चौथे जो प्रमुख व्यक्ति हुए विद्यापति गौड़। पांचवें व्यक्ति हुए विश्वरूप और आसाधर। छठे व्यक्ति हुए पांचवें विश्वरूप और छठे हुए आसाधर।
ये इनके दरबारी थे। तो चंद्रवरदाई, जयानक, बागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और असाधारण इनके प्रमुख विद्वान थे, व्यक्ति थे इनके दरबार में। अब इनकी उपाधि देख लेते हैं, पृथ्वीराज की उपाधियाँ। ये 2 उपाधियाँ आपको ध्यान रखनी है मुख्य रूप से जो इन्होंने धारण कर रखी थी। एक तो है राय पिथौरा, एक दल पुंगल। राय पिथौरा और अगली है दल पुंगल। ये 2 प्रमुख इनकी उपाधियाँ थी। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के अंदर यही था। 1-2 और शासक बचे हैं जिनके बारे में देख लेते हैं अपन थोड़ा। गोविंदराज, गोविंदराज इनको पढ़ लेते हैं। ये गोविंदराज कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के जो है पुत्र थे। इन्होंने तुर्कों की अधीनता स्वीकार करी थी। नंबर 1 ध्यान रखना है, तुर्कों की अधीनता स्वीकार करी। तुर्कों की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी और इसकी वजह से इनके चाचा हरिराज ने इनको हटा दिया था। तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने की वजह से चाचा हरिराज ने इन्हें हटा दिया था। चाचा हरिराज ने इनको हटा दिया था। फिर यहाँ से रणथंभौर चला गया और रणथंभौर में चौहान वंश की इसने स्थापना करी। तो आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना करी। चौहान वंश की स्थापना इन्होंने करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना जो है गोविंदराज ने करी थी, ये ध्यान रखना है आपको। एक अंतिम और शासक पढ़ लेते हैं अपन, हरिराज। हरिराज को पढ़ के ये वंश अपन समाप्त करते हैं। इसने अपने सेनापति थे चतुरराज, उसको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन वो उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो इसके सेनापति चतुरराज को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा, आक्रमण करने के लिए भेजा। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेजा और क्या रहा, वो हार गया। चतुरराज क्या है, हार गया। तो आपको ध्यान रखना है कि किस चौहान शासक ने अंतिम बार दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, तो हरिराज था, इसने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अजमेर पर आक्रमण कर दिया और इसने हरिराज को हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब इसके बदले में क्या कर रहा है वो, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा है, अजमेर, इसने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर अधिकार कर लिया। भाई एक छोटे से राज्य का व्यक्ति एक देश के मुख्य सेंटर पर आक्रमण करने की सोच रहा है, तो फिर क्या होगा, वो हारेगा ही सही। तो ये हार गया और इसने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को गुस्सा आ गया कि इतना छोटा व्यक्ति अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो इसने अजमेर पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस हरिराज ने आत्महत्या कर ली थी, ये भी ध्यान रखना है। हरिराज ने आत्महत्या कर ली। हरिराज ने आत्महत्या कर ली थी, ये ध्यान रखना है। और अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया, ये भी ध्यान रखना है। ये मर गया तो तुर्कों का अधिकार होना ही था। और ये कब हुआ, 1194 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से अपन ने ये अजमेर के चौहान वंश को पढ़ा। अब अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। क्लास वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई, लगभग 1 घंटे की हो गई। अब ये टॉपिक तो अपना समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन देखेंगे रणथंभौर के चौहानों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।